डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, और लास्ट लेक्चर में वो पूरा हो गया था। आज नई यूनिट हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रृंखला तत्वों के रसायन। आप जानते हैं 3 संक्रमण श्रृंखलाएं हैं, और पहली श्रृंखला जो है वो स्कैंडियम से शुरू होकर के कॉपर तक, दूसरी संक्रमण श्रृंखला इट्रियम से शुरू होके सिल्वर तक, और तृतीय संक्रमण श्रृंखला लैंथेनम से शुरू होकर के और गोल्ड पर ख़त्म होती है। लेकिन लैंथेनम के पश्चात 14 लैंथेनाइड एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, और इन्हें अलग से पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा गया है। एक संक्रमण वर्ग के प्रथम 2 तत्वों की परमाणु संख्या में 18 का अंतर पाया जाता है। अगर द्वितीय संक्रमण श्रृंखला और प्रथम संक्रमण श्रृंखला के मध्य का अंतर देखा जाए तो इन दोनों के मध्य परमाणु संख्या में एक ही वर्ग में ऊपर और उसके नीचे आने वाले तत्वों में 18 इलेक्ट्रॉन्स का अंतर पाया जाता है, जबकि तृतीय श्रृंखला की परमाणु संख्या में अंतर बढ़कर 32 हो जाता है। क्योंकि तृतीय संक्रमण श्रृंखला में लैंथेनाइड्स, लैंथेनम के बाद 14 लैंथेनाइड तत्व आ जाते हैं, और 14 प्लस 18 मिला करके 32 परमाणु क्रमांक का अंतर आता है। साथ ही लैंथेनाइड संकुचन के कारण वर्ग में नीचे आने पर आकार में अपेक्षित वृद्धि संतुलित हो जाती है। आप जानते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रृंखला और द्वितीय संक्रमण श्रृंखला में अगर देखा जाए तो द्वितीय संक्रमण श्रृंखला के जो तत्व हैं इनका आकार प्रथम संक्रमण श्रृंखला तत्वों से बड़ा होता है, जो कि करीब करीब 0.8 से लेके 1.7 एंगस्ट्रॉम तक बड़ा होता है। इसके आकार में वृद्धि होती है। लेकिन अगर तृतीय संक्रमण श्रृंखला में लैंथेनाइड के बाद देखा जाए तो लैंथेनाइड के बाद 14 लैंथेनाइड तत्व जो आते हैं उसके कारण, उस लैंथेनाइड संकुचन के कारण आकार में कमी होने लगती है, और इसीलिए ये 14 लैंथेनाइड तत्व के पश्चात आने वाले संक्रमण तत्व आकार में छोटे हो जाते हैं। इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप द्वितीय व तृतीय श्रृंखला के तत्वों के परमाणुओं का आकार लगभग समान हो जाता है। अब आप जानते हैं कि अगर आकार समान है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान है, ऐसे तत्व गुणों में बहुत अधिक समानता रखते हैं, और यही कारण है कि प्रकृति में जर्कोनियम हैफनियम, नियोबियम टेंटेलम ये तत्व जो हैं साथ साथ मिलते हैं, और इसीलिए तृतीय संक्रमण श्रृंखला के तत्वों का जो आकार है वो द्वितीय संक्रमण श्रृंखला के तत्वों के बराबर हो जाता है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण ये आकार में ऊपर वाले यानी द्वितीय संक्रमण श्रृंखला तत्वों से बराबर हो जाते हैं, जबकि एक ही वर्ग में ऊपर नीचे होने के कारण अंतिम
कक्षक का जो विन्यास है वो भी समान होता है। समान विन्यास होता है और आकार में समान होते हैं, इसलिए गुणों में बहुत अधिक समानता रखते हैं। द्वितीय व तृतीय श्रृंखला के सदस्यों के गुणों में समानता के बावजूद इनके परमाणु भारों में काफी अंतर पाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते जा रहे हैं। लेंथेनाइट संकुचन के कारण 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो घनत्व भी बढ़ गया, लेकिन संकुचन के कारण आकार में ये द्वितीय श्रृंखला के तत्व, द्वितीय संक्रमण श्रृंखला के तत्व और तृतीय संक्रमण श्रृंखला के तत्व आकार में बराबर होते हैं, करीब करीब, और इसीलिए इनका जो डेंसिटी है, इनका जो घनत्व है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इनके भौतिक गुण को अगर देखा जाए तो धात्विक व आयनिक त्रिज्या द्वितीय संक्रमण श्रृंखला के धातुओं की त्रिज्याएं अपेक्षा के अनुरूप हैं। ये द्वितीय संक्रमण तत्वों की जो त्रिज्याएं हैं अपेक्षा के मुताबिक है। ये प्रथम संक्रमण श्रृंखला के तत्वों की तुलना में 0.8 से 1.7 एंगस्ट्रॉम बड़े होते हैं। पहली संक्रमण श्रृंखला 3D चतुर्थ आवर्त के तीसरे तत्व से, दूसरी संक्रमण श्रृंखला 4D पांचवें आवर्त के तीसरे सदस्य से आरंभ होती है। चूंकि दोनों श्रृंखलाओं की अपने अपने आवर्त में समान स्थिति होती है, अतः वर्ग में दूसरे सदस्य का आकार पहले की अपेक्षा बड़ा होता है। प्रथम संक्रमण श्रृंखला से द्वितीय संक्रमण श्रृंखला के तत्वों का आकार अपेक्षा के अनुसार बड़ा होता है। तीसरी संक्रमण श्रृंखला छठे आवर्त में तीसरे सदस्य से ही आरंभ होती है। कहाँ से शुरू होती है ये? लेंथेनम से। अतः थर्ड बी वर्ग 3 के सदस्यों का आकार ऊपर से नीचे आने पर लगातार बढ़ता है, और स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम के केस में देखा जाए तो स्कैंडियम से इट्रियम का आकार और इट्रियम से लेंथेनम का आकार बड़ा होता है। लेकिन इसके बाद, लेंथेनम के बाद 14 लगातार जो लेंथेनाइट तत्व आते हैं, तो इन तत्वों के कारण, मैंने अभी आपको बताया, लेंथेनाइट संकुचन के कारण कोश वृद्धि के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आते तो हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। पहले तो लेंथेनम के बाद 14 लेंथेनाइट्स आते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ ही जाती है, और उसके बाद जा करके जो तत्व आता है हैफनियम, यानी 14 लेंथेनाइट्स के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जर्कोनियम के नीचे हैफनियम आता है, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो चुकी होती है लेंथेनम के पश्चात। अब हैफनियम जो है वो हैफनियम 72 जो है वो वहाँ से आकार में लेंथेनाइट संकुचन के कारण जो है आकार हैफनियम का जर्कोनियम के बराबर होता है। और लेंथेनाइट संकुचन के कारण अगला तत्व हैफनियम 72 पर आकार जो है ऊपर वाले तत्वों के समान हो जाता है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। श्रृंखलाओं के अंतिम तत्वों में
डी कक्षक पूर्ण रूप से भर जाने के कारण आकार में वृद्धि हो जाती है। 72 से लेकर के हैफ्नियम 72 से लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, जबकि गोल्ड 79 पर जाकर यह प्रभाव करीब करीब खत्म हो जाता है और इसीलिए आकार में वृद्धि होती है। तृतीय श्रृंखला के सदस्यों का परमाणु भार द्वितीय श्रृंखला के सदस्यों से लगभग 1.9 गुना है। परमाणु भार तो बहुत अधिक है, परंतु घन और इसीलिए इसका घनत्व भी अधिक है, पर चूंकि आकार में वृद्धि पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई, इसलिए घनत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर गलनांक तथा क्वथनांक को देखें तो लैंथेनम एवं सिल्वर के अतिरिक्त संक्रमण वर्गों में गलनांक व क्वथनांक ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं। दो अपवाद हैं, लैंथेनम और सिल्वर। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर गलनांक क्वथनांक बढ़ते हैं। इसका कारण धात्विक अवस्था में सिल्वर के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का बंध निर्माण में भाग नहीं लेना। सिल्वर में इलेक्ट्रॉन्स बंध में भाग नहीं लेते और यही कारण है कि धातु धातु बंध की कमी होती है, जबकि कॉपर और गोल्ड में +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ये इनकी साधारण ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में धात्विक बंध भी पाए जाते हैं और सहसंयोजक बंध भी पाए जाते हैं। इसी कारण इनके गलनांक क्वथनांक सिल्वर की तुलना में Ag की तुलना में अधिक होते हैं। अगर आयनन ऊर्जा को देखा जाए तो वर्ग 3 या 3rd बी स्कैंडियम यट्रियम लैंथेनम वर्ग को देखा जाए, आयनन ऊर्जा इनकी कम होती है क्योंकि आसानी से ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर D0 विन्यास में आ जाते हैं और यही कारण है कि इनकी आयनन ऊर्जा कम होती है। अतः इनमें धनायन बनाने की अधिक प्रवृत्ति होती है। वर्ग में सामान्यतः परमाणु संख्या बढ़ने से आयनन ऊर्जा के मान कम होते हैं, लेकिन प्रथम श्रृंखला तथा द्वितीय श्रृंखला के मान लगभग समान हैं, जबकि लैंथेनाइड संकुचन के कारण तृतीय श्रृंखला के सदस्यों की आयनन ऊर्जा के मान अधिक होते हैं। सभी श्रृंखलाओं के अंत में डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं और पूर्ण रूप से भरे होने के कारण आयनन ऊर्जाओं में भी तेजी से वृद्धि होती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पांचवें आवर्त के आरंभ में, पांचवा आवर्त मतलब क्या हो गया, द्वितीय संक्रमण श्रृंखला, जो कि ट्रियम से शुरू होती है और सिल्वर पर खत्म होती है। पांचवें आवर्त के आरंभ में 4d व 5s कक्षक रिक्त होते हैं, है ना, किसमें, रूबिडियम और स्ट्रोंशियम के केस में पांचवें आवर्त के आरंभ में। तो रूबिडियम और स्ट्रोंशियम में 5s कक्षक रिक्त होते हैं, लेकिन 4d कक्षक उच्च ऊर्जा होने के कारण यहाँ पर आप देखेंगे तो 4d कक्षक जो है ऊर्जा में अधिक है, बजाय 5s के, बजाय 5s के और 5p के। इसलिए रूबिडियम और स्ट्रोंशियम में जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, s कक्षक ऊर्जा में निम्नतम होने के कारण ये 5s1 कॉन्फ़िगरेशन रूबिडियम का और 5s2 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रोंशियम का होता है और स्ट्रोंशियम 38 पर ये पूर्ण रूप से भर जाते हैं। परमाणु संख्या बढ़ने पर
4D कक्षकों की ऊर्जा तेजी से कम होने लगती है। आपने पहले भी पढ़ा था कि जैसे ही 5s कक्षक भर जाते हैं ये विसरित हो जाते हैं, ये फैल जाते हैं और इसलिए 4D कक्षकों की ऊर्जा कम होने लग जाती है और इसलिए यट्रियम पर 4D कक्षकों की ऊर्जा निम्नतम होती है और इसी कारण से यट्रियम से लेकर के और सिल्वर तक एक एक इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में भरने लगते हैं। परमाणु संख्या बढ़ने के साथ कक्षकों की ऊर्जा परिवर्तन ग्राफ से स्पष्ट है कि 4D तथा 5s स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होने से द्वितीय संक्रमण श्रृंखला के अधिकांश तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D_n+1 5s1 की तरह का पाया जाता है। अब देखिए 4D1 और 2 के लिए 5s2 है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन उसके पश्चात 4D कक्षक में ही चूँकि जो ऊर्जा अंतर 4D का और 5s का बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 5s से 4D में शिफ्ट होकर के नियोबियम पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4D4 5s1। ठीक है। प्रथम दो तत्व इट्रियम और जर्कोनियम में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स s कक्षक में होते हैं। शेष सभी तत्वों में एक s इलेक्ट्रॉन 4D में आ जाता है। पैलेडियम 46 में दोनों इलेक्ट्रॉन, अब देखिए दोनों ही इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में चले गए, क्योंकि आप जानते हैं कि 4D कक्षक पूर्ण होने से स्थायित्व अधिक होगा और इसीलिए पैलेडियम में s कक्षक के दोनों ही इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में चले जाते हैं और इसका विन्यास 4D10 5s0 हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो यट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 5s2, जर्कोनियम में 5s2, बाकी नियोबियम से लेकर के सिल्वर तक s कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन है। पैलेडियम में दोनों s कक्षक के इलेक्ट्रॉन 4D में जाकर के D कक्षक को पूर्ण रूप से भर देते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखिए मोलिब्डिनम के केस में एक s कक्षक 4D5 अर्धपूर्ण कक्षक, D कक्षक जो है अर्धपूर्ण भरा हुआ है और जबकि अगर टेक्नीशियम में देखें तो D कक्षक जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन या फिर क्या होगा D कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन और S कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ हो 4D5 5s2। तो इस प्रकार से द्वितीय संक्रमण श्रृंखला में यानी आवर्त संख्या 5 में 5s कक्षक भी शुरुआत में खाली होता है, 5p कक्षक भी और 4D कक्षक भी। इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ते हैं तो आवर्त के शुरुआत में रुबिडियम में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है क्रिप्टॉन के पश्चात। क्रिप्टॉन 36 के पश्चात अगला आने वाला तत्व रुबिडियम में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है s कक्षक में जाता है, क्योंकि s कक्षक ऊर्जा में सर्वाधिक कम होते हैं। परंतु इसके जस्ट बाद स्ट्रोंशियम में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और इसके साथ ही s कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है। इसीलिए जो D कक्षक है ऊर्जा में तेजी से नीचे आने लगते हैं, क्योंकि s कक्षक पूर्ण रूप से भरने के पश्चात ये अंतराल में फैल जाता है, विसरित हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है और इसीलिए जो D कक्षक है ऊर्जा में कम हो जाते हैं और कम होने के कारण नेक्स्ट एलिमेंट इट्रियम पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है D कक्षक ऊर्जा में
अत्यधिक कम हो जाते हैं, इसलिए यट्रियम से लेके सिल्वर तक एक एक इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में आने लग जाते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।